नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। यहूदी धर्म ग्रंथ हिब्रू बाइबल में कई जगह एक सागर का जिक्र आया है। मान्यता है कि ईश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के क्रूर फराओं से बचाने के लिए यह समुद्री रास्ता बनाया था। माना जाता है कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच वही समुद्री रास्ता आज का लाल सागर है, जो अब इजराइल के खिलाफ हूती विद्रोहियों के जंग का मैदान बन चुका है। हूती विद्रोहियों के हमले की वजह से लाल सागर में मालवाहक जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो चुकी है। इस संकट से निपटने के लिए अमेरिका को अपने मित्र देशों का गठबंधन बनाना पड़ा है। कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए लाल सागर में युद्धपोत तैनात किए जा रहे हैं और इतिहास गवाह है कि लाल सागर में जब भी ऐसा हुआ तब किसी ना किसी महाशक्ति का वजूद मिट गया। लाल सागर से एक बार फिर विश्व युद्ध की आहट क्यों आ रही है? हूती विद्रोहियों के हमले के पीछे का पूरा खेल क्या है? इस पर है हमारी ये स्पेशल टेली सीरीज यम सूप स्टॉर्म इन रेड, जिसके पहले एपिसोड में देखिए रक्तपात, द रेड मेनेस। 5 अगस्त 1940, लाल सागर। दूसरे विश्व युद्ध की ये असली तस्वीर है। जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन की जंग के 1 साल बीतने वाले थे। यूरोप से शुरू हुआ युद्ध अब मिडिल ईस्ट के समंदर तक फैल चुका था। समुद्री रास्तों पर दबदबा कायम रखना जरूरी था। लिहाजा ब्रिटेन ने अपने मालवाहक जहाजों की सुरक्षा में नौसेना के युद्धपोत तैनात कर दिए। हालांकि ये दांव उल्टा पड़ा और लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक बारूदी शोले भड़क उठे। (25 नवंबर 1941) अलेक्जेंड्रिया, मिस्र। ब्रिटिश नौसेना की रेड सी फ्लीट का युद्धपोत HMS बरहम भूमध्य सागर में मिशन पर था। मिशन था इटली के जहाजों को निशाना बनाना, लेकिन ब्रिटिश युद्धपोत बरहम को जर्मनी की पनडुब्बी U331 ने अपना शिकार बना लिया। टॉर्पीडो के वार से युद्धपोत बरहम भूमध्य सागर में डूबने लगा। तभी जर्मनी की पनडुब्बी ने एक और टॉर्पीडो दागा और रेड सी फ्लीट की शान रहे ब्रिटेन के युद्धपोत बरहम के परखच्चे उड़ गए। युद्धपोत बरहम के विनाश के 82 साल बाद 19 नवंबर 2023 होदैदा पोर्ट, लाल सागर, यमन। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जंग के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जंग का नया मोर्चा खोल दिया। शुरुआत अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुई, लेकिन उस दिन हूती विद्रोहियों ने दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। हेलीकॉप्टर में सवार हूती विद्रोही बहामास के एक मालवाहक जहाज पर उतरे और उन्होंने बंदूक की नोक पर गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज को अगवा कर लिया। ये जहाज तुर्की से भारत के पीपावाव बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था। जापान की जो कंपनी इस जहाज का संचालन कर रही थी, उसके मालिकों में एक इजरायली कारोबारी भी है। हूती विद्रोहियों ने इसी आधार पर जहाज को हाईजैक किया और खुली धमकी दे दी कि वो लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाएंगे जिसका ताल्लुक इजराइल से हो। इस घटना के बाद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर इलाके में जहाजों पर ड्रोन हमलों से इतनी दहशत फैलाई कि दुनिया की ज्यादातर शिपिंग कंपनियों ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। लाल सागर के किनारे ही पूर्वी अफ्रीका का जिबूती भी है। अमेरिका का बड़ा सैनिक अड्डा यही है और अब जिबूती के पोर्ट पर मालवाहक जहाज जहां तहां खड़े हैं।
16 दिसंबर 2023, लाल सागर, यमन। हूती विद्रोहियों ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए उस दिन 2 मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया। इसमें एक जहाज जर्मनी का था। We're concerned about the potential for escalation. Our region is very complex, and we do not need any other conflicts to erupt, and therefore we hope that we will be able to avoid any further escalations in our region. लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद इजराइल और हमास की जंग का दायरा फैलने लगा। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए अमेरिका ने वही किया जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने किया था, यानी मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना के युद्धपोतों की तैनाती, जिसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन समेत 10 देशों की नौसेना का गठबंधन बनाया गया है। The Department of Defense announced Operation Prosperity Guardian and the formation of an international coalition of countries to counter these threats. Now? And I think it's very important that there's a very clear message to the Houthis in Yemen who've been launching all these attacks that, these attacks will not be tolerated and we will defend ourselves against them, and it's very important that shipping keeps moving. लाल सागर में पहली बार जब नौसेना के युद्धपोतों के सुरक्षा घेरे में मालवाहक जहाज चलाए जा रहे थे, तब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस बार हूबहू वैसा ही फैसला ब्रिटेन ने अमेरिका की अगुवाई में किया है, और ये सवाल गंभीर होता जा रहा है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं। लाल सागर का हिब्रू नाम है यमसूप, जिसे यमन के हूती विद्रोहियों ने यमलोक का प्रवेश द्वार बना दिया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने हमास के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लाल सागर में इजराइल की नाकाबंदी कर दी है। इसी मकसद से वो ड्रोन और मिसाइलें दाग रहे हैं। हूती विद्रोहियों का ये ऐलान अमेरिका के गले नहीं उतर रहा। यमन में इमामियत यानी शिया इस्लामिक शासन लागू करने के लिए जो हूती विद्रोह हुआ, उसे ईरान का मोहरा क्यों कहा जा रहा है? इसी पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड शिखंडी, कैटलिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मार्च 2015, अदन, यमन। यमन में हूती विद्रोहियों के लिए वो आर पार की लड़ाई का दिन था। यमन की राजधानी सना पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था। यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु हादी इस्तीफे का ऐलान करने के बाद जैसे तैसे अदन के अपने निजी घर तक पहुंचे थे, लेकिन हूती विद्रोहियों ने उनके घर को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अदन के एयरपोर्ट पर भी जंग छिड़ी थी, लिहाजा राष्ट्रपति हादी के लिए भागना भी मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से वो यमन से बाहर निकले और पनाह लेने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच गए। यमन में जायदी शिया समुदाय के लोगों का ये विद्रोह पूरी दुनिया के लिए गृह युद्ध ही था। इस विद्रोह की शुरुआत हूती कबीले के नेताओं ने की थी, लिहाजा इसे हूती विद्रोह नाम दिया गया। लेकिन यमन से निर्वासित होने के बाद राष्ट्रपति हादी को समझ में आ गया कि हूती विद्रोही सिर्फ मोहरा हैं।
सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ ईरान का मोहरा। इस दावे के पीछे ठोस वजह भी थी। हूती विद्रोहियों ने सबसे पहले यमन के तानाशाह अली अब्दुल्लाह सालेह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनकी सत्ता उखाड़ने के नाम पर हथियार उठाए। साल 2012 में सालेह के इस्तीफे के बाद जब हूती विद्रोहियों को सरकार का हिस्सा बनने की पेशकश की गई तो वे इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। वो यमन में शिया इमामत यानी शिया समुदाय के मुताबिक इस्लामिक शासन की जिद पर अड़े रहे। 25 अगस्त 2019 अदन, यमन। यमन का गृह युद्ध मार्च 2015 में ही हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब की जंग में तब्दील हो चुका था। उस दिन सऊदी अरब की अगुवाई में अरब देशों के गठबंधन की फौज अदन के पास परेड कर रही थी, जिस पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया। इससे 7 महीने पहले सऊदी अरब की सेना की ऐसी ही परेड पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमला किया था। ड्रोन और मिसाइल, हूती विद्रोहियों को ये हथियार और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग ईरान से ही मिली थी। उसी के दम पर हूती विद्रोहियों ने यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा करके अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि सऊदी अरब समेत 9 देशों के गठबंधन वाली सेना 8 साल में भी उन्हें हरा नहीं पाई। 1 नवंबर 2023, सना, यमन। यमन में सऊदी अरब से लड़ाई के बीच ही हूती विद्रोहियों ने उस दिन नया मोर्चा खोल दिया। हूती विद्रोहियों के आला नेताओं ने ऐलान कर दिया कि जब तक इजराइल युद्ध विराम नहीं करेगा तब तक हूती विद्रोही लाल सागर में आग बरसाते रहेंगे। हूती विद्रोहियों का दावा है कि वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए लाल सागर में नया फ्रंट खोले हुए हैं, जबकि हूती विद्रोहियों के ऐलान से पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी थी कि अगर हमास के खिलाफ इजराइल के हमले बंद नहीं हुए तो युद्ध के नए मोर्चे खुलने से कोई नहीं रोक सकता। 28 अक्टूबर 2023, न्यूयॉर्क, अमेरिका। Don't seize the war and continue with their crimes and killings. New military fronts, opening of new fronts will be unavoidable, and that would put Israel in a new situation. ये खुला इशारा था कि मिडिल ईस्ट में अब जो कुछ भी हो रहा है उसकी रणनीति ईरान बना रहा है। लाल सागर में हमला करने वाले हाथ हूती विद्रोहियों के हैं, लेकिन हथियार ईरान के हैं, और ये फैसला भी कि टारगेट कौन होगा और कौन से हथियार का ट्रिगर कब दबाया जाएगा। रणनीति के जानकार मानते हैं कि कोई भी पेशेवर आर्मी या मिलिशिया टू फ्रंट वॉर में फंसना नहीं चाहती। हूती विद्रोही 12 साल से यमन और सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन से लड़ रहे हैं और अब उन्होंने लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा भी खोल दिया है। हूती विद्रोहियों को इस दुस्साहस की ताकत कहां से मिली? इजराइल से अपनी दोस्ती भूलकर रूस क्यों इस खेल में ईरान के साथ खड़ा है? और ईरान से दोस्ती के पीछे चीन का स्वार्थ क्या है? देखिए हमारा ये एपिसोड महारथी, क्लैश ऑफ टाइटन्स। 20 मार्च 2022, कीव, यूक्रेन। यूक्रेन पर रूस का हमला हुए महीना भी नहीं बीता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हथियार देने के लिए अमेरिका के सहयोगी देशों से गुहार लगा रहे थे। उनकी सबसे ज्यादा उम्मीद अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगी इजराइल से थी। І Другої світової війни. Послухайте, що каже Кремль.
क्रेमलिन के शब्दों को सुने, वे नाजी पार्टी की शब्दावली का उपयोग करते हैं। इसलिए यह एक त्रासदी है कि वे पूरे यूरोप को खत्म करना चाहते थे। Коли нацистська партія йшла в Європу і इजराइल का दिल नहीं पसीजा तो खुद यहूदी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ज़ेलेंस्की ने धर्म का वास्ता भी दिया। кожен знає, що ваша зброя сильна. ये सभी जानते हैं कि इजराइल के हथियार कितने शक्तिशाली हैं। इजराइल जानता है कि दुश्मन को कैसे हराया जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इजराइल यूक्रेन के लोगों की मदद करेगा। захистити наше життя, життя українців. इजराइल ने इस बार चुप्पी तोड़ी, यूक्रेन की मदद का वादा भी किया, लेकिन रूस के खिलाफ हथियार देने से साफ मना कर दिया। 21 अक्टूबर 2022, तेल अवीव, इजराइल। Maintain a policy of supporting Ukraine via humanitarian aids. Maybe we can support them with an early warning systems. I understand the demands of the Ukrainians, but no country fulfills all the requests of the Ukrainians. Even the United States did not send its air force to bomb in Ukraine. एक साल बाद 26 अक्टूबर 2023, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका। हमास के अभूतपूर्व हमले के बाद इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी को तहस नहस करना शुरू किया, तो उस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ता गया। इजराइल को अब अपने कूटनीतिक दोस्तों से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने भी उसका साथ छोड़ दिया। How would Moscow react if terrorist death squads wiped out entire neighborhoods in Moscow? How would Beijing respond to if genocidal jihadis beheaded and murdered your babies? I will give you a moment to reflect on that thought. मैं इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां इजराइल से बहस करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चीन के साथ दुश्मन की तरह बर्ताव करके वो गलत निशाना लगा रहे हैं। मौजूदा हालात में जब हम इस दौर की बहस कर रहे हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि फिलिस्तीन के लोगों के मूलभूत अधिकारों की लंबे समय से अनदेखी की गई। हम मानते हैं कि दो राज्य वाले समाधान को ठीक से लागू नहीं किया गया। मुझे आशा है कि ईमानदारी से तथ्यों का सम्मान करते हुए और न्याय संगत तरीके से साथ मिलकर हम मौजूदा समस्या से निपट सकते हैं। मिडिल ईस्ट में महारथियों की गिरोहबंदी इजराइल पर हमास के हमले से पहले ही शुरू हो गई थी, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से। तब अमेरिका और यूरोप के खिलाफ चीन ने रूस को कूटनीतिक समर्थन दिया, तो ईरान के आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे घातक हथियार साबित हुए। गाजा पर हमास के हमले से 3 हफ्ते पहले ही ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार इरिन मोलान आगाह कर चुकी थी कि युद्ध का खतरा अब हमारी चौखट पर आ चुका है। 15 सितंबर 2023, ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की ऐतिहासिक दुश्मनी रही है, इसलिए पहले से तय था कि इजराइल के खिलाफ ईरान हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा। अमेरिका से दुश्मनी की वजह से चीन और रूस का इजराइल के खिलाफ जाना भी स्वाभाविक था, लेकिन इस जंग में सबसे आक्रामक रवैया तुर्की ने दिखाया। नेटो का सदस्य और इजराइल को मान्यता देने वाला पहला इस्लामिक देश तुर्की ही था, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन का ये बयान इजराइल के लिए किसी भद्दी गाली से कम नहीं है। Garip bahse derlerdi. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हिटलर में क्या अंतर है? नेतन्याहू हमें हिटलर की तरह तरसाने वाले हैं। क्या नेतन्याहू हिटलर से कोई कम है? नहीं। जानकार मानते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग जितनी लंबी खिंचेगी, अमेरिका के लिए उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। रूस और चीन यही चाहते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने ईरान के जरिए इजराइल के खिलाफ लेबनान और यमन से नए मोर्चे खोल दिए हैं। एक नया फ्रंट सीरिया से भी खुल सकता है, जहां रूस के सैनिक पहले से तैनात हैं। खेल बड़ा सीधा सा है। अगर अमेरिका
मिडिल ईस्ट में फंसा रहेगा तो यूक्रेन उसकी प्राथमिकता में पीछे छूट जाएगा और अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन बहुत लंबे समय तक रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। वहीं चीन का भी फायदा इसी में है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में ही फंसा रहे। ऐसे में अगर ताइवान पर चीन का हमला हुआ तो अमेरिका चाह कर भी ताइवान की भरपूर मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक साथ 3 फ्रंट पर हथियार और सैन्य सहायता पहुंचा पाना तो अमेरिका के भी बस की बात नहीं है। लाल सागर के बारे में माना जाता है कि यहां जो भी महाशक्ति युद्ध में फंसी उसका विनाश हो गया। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी लाल सागर से हुई और दूसरे विश्व युद्ध में इटली के फांसीवादी तानाशाह मुसोलिनी का घमंड भी लाल सागर में ही डूबा था। महाशक्तियों के लिए कितना खतरनाक है लाल सागर, देखिए टेली सीरीज का एपिसोड युद्ध द्वार, द फेटल फ्रंटियर। लाल सागर मिडिल ईस्ट का वो इलाका जो अब जंग का मैदान बन चुका है। यमन के हूती विद्रोहियों के तेवर जितने डरावने हैं उससे भी ज्यादा खौफनाक है लाल सागर का जंग का रिश्ता। इतिहास गवाह है कि जब लाल सागर में बारूदी शोले भड़कते हैं तो यहीं से खुलता है महायुद्ध का द्वार। सात जनवरी 1912, कुनफुदा की खाड़ी, लाल सागर, वर्तमान सऊदी अरब। पूर्वी अफ्रीका के देश इरिट्रिया पर तब इटली का कब्जा था। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की नजर इरिट्रिया पर थी, जिसकी सुरक्षा के लिए इटली की रॉयल नेवी के युद्धपोत लाल सागर में सितंबर 1911 से ही गश्त लगा रहे थे। इटली की नौसेना को 7 जनवरी की सुबह लाल सागर में ऑटोमन साम्राज्य की गनबोट्स की हलचल की खबर मिली। करीब 4 किलोमीटर की दूरी से इटली की नौसेना के युद्धपोतों ने दुश्मन की गनबोट्स पर गोले दागने शुरू किए। अगले 24 घंटों के अंदर ऑटोमन साम्राज्य की 6 गनबोट समेत 8 जहाजों की लाल सागर में जल समाधि हो चुकी थी। इटली की नौसेना ने लाल सागर को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। करीब 10 महीने बाद ऑटोमन साम्राज्य ने हार मानकर समझौता कर लिया। लाल सागर में बैटल ऑफ कुनफुदा को पहले विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, जिसका ऐलान इस जंग से 2 साल बाद हुआ। लाल सागर में इटली ने ऑटोमन साम्राज्य को जो चोट पहुंचाई थी उससे ऑटोमन साम्राज्य फिर कभी नहीं उबर पाया और पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक फैले ऑटोमन साम्राज्य का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। 20 अक्टूबर 1940, मसावा, उत्तरी लाल सागर, इरिट्रिया। जिस लाल सागर में ऑटोमन साम्राज्य को पस्त करके इटली महाशक्ति बनकर उभरा था, उसी लाल सागर में इटली के पतन की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध में हुई। अक्टूबर 1940 को ब्रिटिश नेवी का 7वां काफिला उत्तरी लाल सागर की ओर बढ़ रहा था। इस काफिले में ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस, नॉर्वे और तुर्की की नौसेना के 32 युद्धपोत शामिल थे। मसावा के नजदीक ब्रिटिश नेवी की अगुवाई वाले इस बेड़े पर इटली की रेड सी फ्लीट ने हमला बोला। यह हमला 3 तरफा था। एक तरफ इटालियन नेवी के युद्धपोत गोले दाग रहे थे,
तो दूसरी ओर इटालियन रेड सी फ्लीट की पनडुब्बियों से ब्रिटिश नौसेना को निशाना बनाया जा रहा था और आसमान से इटली की वायुसेना बम गिरा रही थी। यह हमला इटली की रेड सी फ्लीट को बहुत महंगा पड़ा। 24 घंटे के घमासान में इटली की नेवी के 4 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत बर्बाद हो चुके थे। ब्रिटिश नेवी के कॉन्वॉय नंबर BN7 से पस्त होने के 4 महीने बाद इटली की नौसेना ने लाल सागर में एक बार फिर जोर लगाया। इटली की नौसेना ने 2 और 3 फरवरी 1941 की रात ब्रिटेन के मालवाहक जहाजों के काफिले को मसावा के पास ही निशाना बनाने की कोशिश की। इस बार ब्रिटेन के काफिले में 39 जहाज थे, जिनकी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश नेवी के क्रूजर और डिस्ट्रॉयर तैनात थे। इटली की नौसेना को इस बार हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटिश नेवी से जंग हारने के साथ ही इटली की रेड सी फ्लीट हमेशा के लिए खत्म हो गई। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के पतन की शुरुआत लाल सागर से हुई, तो दूसरे विश्व युद्ध में लाल सागर में हारने के बाद इटली में मुसोलिनी की फांसीवादी सत्ता का दर्दनाक अंत हुआ। अब लाल सागर से ही नए महायुद्ध की दस्तक पूरी दुनिया में गूंज रही है। ईरान के समर्थन के दम पर हूती विद्रोही यहां अमेरिका और इजराइल पर हमले कर रहे हैं। ये आशंका लगातार गहराती जा रही है कि कहीं लाल सागर की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध में तो नहीं बदल जाएगी। बीते 1.5 साल से ये चर्चा तेज है कि साल 2024 में समंदर में कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय माना गया कि तीसरे विश्व युद्ध का मैदान काला सागर या बाल्टिक सागर हो सकता है। फिर नजर घूमी तो चीन और ताइवान के बीच दक्षिण चीन सागर में महायुद्ध का खतरा नजर आने लगा और तभी लाल सागर में जंग शुरू हो गई। महायुद्ध में तब्दील होने से पहले ही लाल सागर की लड़ाई कितना कोहराम मचाने वाली है, देखिए हमारा ये एपिसोड भविष्य, अ डार्क डिविनेशन। वर्ष 1555, सेंट रेमी डी प्रोविंस, फ्रांस। 52 साल के मिचेल डी नोत्रे-दामे यानी मशहूर भविष्यवक्ता नोस्ट्राडमस ने फ्रेंच भाषा में 4 लाइनों की एक कविता लिखी, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि समंदर में भीषण युद्ध होगा। एक लाल शत्रु भय से पीला पड़ जाएगा और महासागर को भी भयभीत कर देगा। नोस्ट्राडमस ने कोई साल तय नहीं किया था, लेकिन साल 2022 से ताइवान के खिलाफ चीन ने जो तेवर दिखाए, उसके बाद नोस्ट्राडमस की इस भविष्यवाणी को चीन और ताइवान के युद्ध से जोड़कर देखा जाने लगा। मान लिया गया कि साल 2024 में ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव के बाद चीन हमला कर सकता है। चीन पर ताइवान का हमला अभी सिर्फ कयास भर है और उससे पहले ही समंदर में जारी हूती विद्रोहियों के हमले महायुद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। नोस्ट्राडमस ने अपनी भविष्यवाणी में लाल दुश्मन का जिक्र किया था और ये लड़ाई भी लाल सागर में ही चल रही है। रहा सवाल भय से पीला पड़ने का, तो भविष्य की चिंता में अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। दुनिया में समुद्री रास्तों से होने वाले कारोबार का 15% हिस्सा लाल सागर से ही गुजरता है। यमन और जिबूती के बीच ये लाल सागर की चौड़ाई मुश्किल से 35 किलोमीटर है, लिहाजा इस चेक पॉइंट पर कब्जा करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। जानकार मानते हैं कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले की मार पूरी दुनिया पर पड़ चुकी है। इस रास्ते से 85% कारोबार ठप है, इसलिए माल ढुलाई के लिए जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ रहा है। इससे माल ढुलाई की लागत ही करीब 250% बढ़ गई है, जिसका असर आज नहीं तो कल आम लोगों पर पड़ना तय है।